So, good morning, good evening, welcome back. Dear students, let's start Flamingo book, chapter number 2, The Lost Spring. Now, इससे पहले कि हम लेक्चर पे बढ़े, थोड़ा सा हम जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग एक्चुअली क्या मतलब है इसका। स्प्रिंग का मतलब तो ये होता है कि जैसे कि सीजन है, जब फूल खिलते हैं, ग्रीनरी होती है, चारों तरफ बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग इज यूज्ड एज अ मेटाफर की तरह यूज किया गया है। यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड है, द लॉस्ट चाइल्डहुड विच नेवर कम्स बैक। यहाँ पर इस लेसन के अंदर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूं। इसमें बात की गई है, अनीस जंग है जो राइटर है, हैदराबाद में उनकी बाद में अपब्रिंगिंग हुई थी। वैसे तो वो रहने वाली थी उड़ीसा की, पैदा हुई थी। वो कह रही है अपनी इस बुक में, लॉस्ट स्प्रिंग एक बुक है, उसका एक टुकड़ा, एक एग्जर्प्ट लिया गया है जहां पर हमारे बुक में वो बात कर रही है बहुत सारे रैग पिकर्स, यानी कि जो कबाड़ वबाड़ उठाते हैं, वो बोतल, वो चीजें उठाते हैं, प्लास्टिक बेचते हैं, पैर नंगे वगैरह। कह रही कि उनका बचपन, वो कहीं बांग्लादेश के ढाका कहीं रहते थे, फील्ड्स में, ड्यू टू स्टॉर्म्स, तूफान की वजह से वो सब खत्म हो गया। अब वो इंडियन आउटस्कर्ट्स, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आके रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं। उनका बचपन खत्म, नहीं स्कूल है, नहीं खुशियां, नहीं कुछ नहीं है। उसके बारे में बात करते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। तो ऐसे ही 2-3 बच्चे हैं जिनके बारे में अनीस जंग इस चैप्टर में बात करती है। Now about the author, it is अनीस जंग है, 1964 में पैदा हुई थी, रोरकेला, इट्स इन उड़ीसा, राइट। तो जो अनीस जंग है ये बात करती हैं इस चैप्टर में इन्हीं लॉस्ट स्प्रिंग जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करती है। ठीक है, वो कहते हैं कि उनकी जो गरीबी है वो कब तक चलती है, मतलब हमेशा चलती है गरीबी उनकी, उसके बारे में बात करती है। नाउ वी हैव एक्सप्रेशंस लाइक लुकिंग फॉर, व्हिच मींस सर्चिंग फॉर, ढूंढना। perpetual state of poverty means that poverty which is consistent, everlasting, जो हमेशा से गरीबी चलते आ रही है continuously। slog their daylight hours, slog means working hard, बहुत मेहनत करना, ठीक है, और लगातार कई घंटों तक मेहनत करना, वर्क हार्ड करना, it means slog। dark hutments, इट मीन्स वो हट्स बहुत सारे जहां पर एकोमोडेट किया हो, जिनको एकोमोडेशन हो टेम्परेरी, ट्रांजिट एकोमोडेशन हो, यानी कि टूटा फूटा छत हो, कोई प्लास्टिक टाइप की चीजें हो, हिलते हुए शैकिंग डोर्स हो, टेम्परेरी, राइट। रूफ ओवर हिज हेड, सर पे छत यानी कि मकान या शेल्टर। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड बर्डन, इट मीन्स होता है, बैगेज मीन्स होता है जो बैग से बना है, यानी कि बर्डन, छोटे छोटे बच्चे ही हैं, इनको कुछ ऐसे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस ऐसे रेस्पॉन्सिबल है जो इन बच्चों को मजबूर किया, इनके ऊपर डाला गया, थोपा गया ये बर्डन जो उठाते हैं, बर्डन उठा यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, कमाने के लिए, खाने के लिए इनको मजबूरन काम करना पड़ता है। इट इज इम्पोज्ड बाय, इनके ऊपर डाला गया, थोपा गया है बाय समवन, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। Chapter says, sometimes I find a rupee in the garbage। अनीस जंग एक रैग पिकर से बात करती हैं, तो वो बोलता है कि कभी कभी मुझे रुपी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं गार्बेज के अंदर। जो मैंने क्या, अमीर एलीट क्लास के लोग जो डस्टबिन में जो गन फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, उसमें उनको कभी कॉइन मिल जाता है, कभी कुछ और मिल जाता है। बट ये जो गार्बेज में उनको जो रुपी मिलती है, ये गार्बेज इनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। Why do you do this? I ask Sahib, who I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अनीस जंग कहती है कि एक दिन मैं चल रही थी तो मैंने एक लड़के से पूछा जिनका नाम क्या था, साहिब था, साहिब आलम पूरा नाम था। कहा कि मैंने उनको पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये रैग पिकिंग क्यों करते हो ये। तो एक दिन who was scrounging, scrounge means seek, सर्च करना, जो क्या कर रहा है, scrounging for gold। क्या डज इट मीन गोल्ड, सोना? नहीं, यहाँ पर गोल्ड का मतलब है जो भी उनको फायदेमंद चीज मिलती थी, कभी कॉइन मिलता था, कभी कुछ और मिलता है जिसको बेच के पैसा कमाते थे, उनके लिए वो गार्बेज क्या था, उस गार्बेज के अंदर निकलने वाली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए फायदेमंद चीज थी, वो सोने की तरह थी। यहाँ पर गोल्ड को यूज किया गया, यानी कि इंपॉर्टेंट थी, न कि सोना। तो आप क्यों कह रहे हैं कि इस गार्बेज डंप से आप, मतलब यहाँ पर इसके अंदर क्या ढूंढते रहते हो आप, ये क्यों आप ऐसा कहते हैं?
Saib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. कह रहे कि जो साहिब है उसने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया। वो कहाँ रहता था? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के बीचों बीच वहां पे रहते थे। लेकिन ये कह रहे कि जो उसका घर है ये एक डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, मतलब उसे याद है या उनके पेरेंट्स को याद है कि वो वहां पर रहा करते थे, लेकिन जो स्टॉर्म उनको वहां से निकलना पड़ा, तो एक इतना दूर का मतलब इतने दूर का वाक़ा भी नहीं, इतना पहले का वाक़ा भी नहीं, उनको भूल गया। उन्हें याद था कि वो वहां पर रहते थे। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो उसकी मदर ने उसे क्या बोला कि हमारा जो घर वहां पे था उन खेतों में तो तूफान बहुत आया, हवाएं आई, हमारे सारे खेत तबाह हो गए, हमारे घर टूट गए, तो इसलिए हम वहां से घर से हम छोड़ के निकल आए। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. तो कह रहे कि जब इसको मैंने पूछा why do you do this, उसने क्या बोला, मुझे कुछ और करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। अब कह रहे कि वो वहां से छोड़ के इसीलिए इस बड़ी सिटी में आए, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी। अब वो उसने क्या साहिब ने जवाब क्या दिया, I have nothing else to do, मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं। Mutters mean थोड़ा सा कहीं देखते हुए स्लोली बोला, मुझे कुछ नहीं है करने के लिए, ऐसे उधर देखना, राइट, इट मींस मटरिंग करना, सो इट slowly, faintly. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो ये राइटर ने इसको बोला कि स्कूल जाओ, कहा कि जब राइटर कह रही जब मैंने उसको बोला स्कूल जाओ, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मींस इनसिंसियरली, यानी कि बड़े सोच समझ कर नहीं बोला, ऐसे ही बोल दिया। फिर कह रही कि फिर मैंने खुद सोचा, बिना सोचे जब मैंने बता दिया, फिर मैंने जल्दी सोचा यार कितनी हॉलो, हॉलो मींस खाली, कितनी बेकार सी एडवाइस मैंने इसको दे दी। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he said, smiling broadly. तो राइटर कह रहे कि मैंने उसको पूछा, वो कह रहे हैं जवाब में क्या कि यहाँ पर हमारे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं जाता। राइटर बोलते कि मैंने बोला अगर मैं स्टार्ट करूंगी स्कूल तो क्या आप आओगे? तो उन्होंने क्या बोला, उसने मैंने हाफ जोकिंग यानी कि आधा मजाक किया आधा सीरियसली बोला, क्या आप आओगे? उसने ब्रॉडली स्माइल किया, यस आई विल कम डेफिनेटली। A few days later I see him running up to me, is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. अब ये बता रहा है that was not meant। अब राइटर बता रही है कि कुछ दिन के बाद वो मेरे पीछे आता है, आवाज मारता है, बोलता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? कह रहे कि मैंने जवाब दिया इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड, बहुत टाइम लगता है स्कूल बनने में। कह रहे कि मैं शर्मिंदा हो गई, एम्बैरेस हो गई कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो ऐसा करने वाली थी नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं था, तो फिर मैंने ऐसा मजाक कर दिया, उसने सीरियसली ले लिया, मैं खुद से एम्बैरेस हो गई। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak means होता है खाली, बंजर जिसको हम बोलते हैं। उसकी जो बंजर जिंदगी थी, खाली जिंदगी थी, कह रहे कि उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे वादे कई एग्जिस्ट करते थे। कितने लोगों ने कितने वादे किए, चले गए छोड़ के, ऐसे ऐसे कई वादे उसकी खाली जिंदगी में, खाली दुनिया में बहुत थे, जो लोगों ने वादे करके चले गए और पूरे कभी नहीं किए। After months of knowing him, I ask him his name. Saib Alam, he announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. कह रहे कि कुछ दिन के बाद मैंने उनसे पूछा, कुछ मंथ्स के बाद मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा साहिब आलम। लेकिन राइटर कह रहे उनको ये पता भी नहीं था, अनाउंसमेंट में उसने बताया, लेकिन राइटर कह रहे कि उनको ये पता भी नहीं था कि इसकी मीनिंग का मतलब है क्या। एक्चुअली इसके मीनिंग का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी यूनिवर्स का लॉर्ड, इनका मालिक। लेकिन ये बेचारा इसके हाथ में दो वक्त की रोटी भी नहीं थी। अब ये कह रही कि अगर जब इसको पता चलेगा इसका मतलब ये है तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम लिविंग, कह रहे कि उसको लेकिन मुश्किल वक्त इस मतलब को यकीन करने में इसको बहुत मतलब टफ लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मतलब ट्रबल होगी कि साहिब आलम मैं पूरे यूनिवर्स का मालिक मेरे नाम का मतलब, और मैं किसी चीज का मालिक हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। Unaware of what
His name represents he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. कह रहे कि अपने नाम का मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ वो गली में रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। पैर नंगे बच्चे चल रहे होते हैं, पाँव नंगे बच्चे, ऐसे जैसे मॉर्निंग में बर्ड्स आते हैं और आफ्टरनून में गायब हो जाते हैं, उन्हीं बर्ड्स की तरह वो भी आते थे और चले जाते थे। Oh months I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? I asked one. अब कह रहे कि काफी महीने हो गए तो तकरीबन मैं सबको पहचानने लगी। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो कह रहे कि मैंने एक से पूछा, उसने वो जवाब क्या दिया, My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply, even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. कह रहे कि उसने क्या जवाब दिया, सॉरी, कि मेरी मदर है, उसने शेल्फ पे रखे शूज वो नहीं देती उतार के, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पहनता। कह रहे कि दूसरा बच्चा ऐड करते बोलता है, नहीं अगर उसको दे भी देंगी तो ये फेंक देगा, इसको आदत नहीं पहनने की, ये पैर न के थे भी चलेगा। कह रहे कि दूसरा बच्चा है, उसने शूज पहने हैं वो मैच नहीं हो रहे, एक अलग शूज है दूसरा अलग शूज है, क्योंकि इन्होंने उठाए होते कहीं गार्बेज से। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. कह रहे कि जब मैंने इसको पूछा इसके बारे में, अपने पैर को शफल कर रहा है, कभी पैर यहाँ कभी वहां, ताकि इसको जजमेंट ना आए, तो कुछ नहीं बोला, says nothing, कुछ नहीं बोला। लेकिन तीसरा बच्चा बोलता है कि I want shoes, मुझे जूते चाहिए, जिसको सारी जिंदगी कभी भी कोई एक जोड़ा जूते का कभी नहीं मिला। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not a lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. कह रहे कि मैंने क्या देखा, जब मैंने ट्रैवलिंग अक्रॉस कंट्री पूरी कंट्री में घूमी मैं, तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे पैर नंगे चल रहे हैं, सिटीज में चल रहे हैं, विलेज रोड्स पे चल रहे हैं। तो कह रहे कि जब उनको कोई इंसान पूछ लेता था क्यों ऐसा, वो बोलते थे कि इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारी आदत है चलना। एक जवाब उनका ये भी हुआ करता था, ठीक है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. कह रहे कि मैं ये सोच रही थी कि एक्चुअली इनका ये एक आंसर, एक एक्सप्लेनेशन होती थी, जो परपेचुअल मींस कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो हमेशा से गरीबी थी, इस चीज इसको छुपाने के लिए, अवे करने के लिए, एक्सप्लेन अवे परपेचुअल, यानी कि इस चीज को हटाने के लिए, यानी कि हम गरीब नहीं, ये शो ऑफ करने के लिए ये दिखाते थे, नहीं हमारा ट्रेडिशन है पैर नंगे चलना, तो इसलिए हम जूते नहीं पहन रहे। लेकिन एक्चुअल बात क्या थी, इनके पास इतने पैसे नहीं थे वो जूते खरीदते, इसलिए पहनते। तो कह रहे कि ये जो इनकी गरीबी सी दिख रही थी, कंटिन्यूस जो पॉवर्टी थी, इस चीज को अवे करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए वो एक बहाना बनाते थे, एक्सक्यूज देते थे कि नहीं ये हमारा क्या है, ट्रेडिशन है पैर नंगे चलना। I remember a story a man from UDP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. कह रहे कि मुझे याद है एक बंदा यूडीपी से था, यूडीपी जगह का नाम है, वहां से था। उसने मुझे बताया एक दिन कि जब मैं बच्चा था, मैं स्कूल जाया कर रहा था, तो मंदिर से गुजर कर मेरा स्कूल था। उस मंदिर में मेरा बाप क्या था, पुजारी था। He was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. कह रहा कि मैं, वो बच्चा क्या बोला कि मैं वहां पे जाके रुकता था, दुआ करता था, प्रेयर करता था कि एक जूता जोड़ी का काश अगर मुझे मिल जाता, मैं ऊपर वाले से दुआ करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. कह रही कि तकरीबन 30 साल के बाद जब मैं वहां पर गई, तो वहां पर क्या देखा कि जो टेम्पल है वो क्या हो चुका, नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डेसोलेशन, यहाँ पर बह जाना। लेकिन बह जाने का मतलब यहाँ पर सैलाब से बह नहीं जाना, यानी कि लॉनलीनेस, एम्प्टीनेस हो जाना, डेसोलेशन इन द वैली ऑफ डेसोलेशन, यानी कि वो अलग थलग हो गया था पूरा, यानी कि सबसे डिफरेंट अलग था, ठीक है। तो तन्हाई में कह रहे कि मैंने क्या देखा वहां पर, इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो मैंने क्या देखा वहां पे, वहां पर एक नया पुजारी है, तो जहां पर रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स डाली हुई है।
A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. फिर एक छोटा बच्चा आता है वहां से, वो सॉक्स पहने हैं, यूनिफॉर्म पहने हैं, ग्रे कलर के शूज पहने हैं, वो आता है, पैंटिंग मींस होता है यानी कि चिल्लाना, जोर से बोलना, ना कि चिल्लाना, गुस्सा करना, वो करते हुए आता है, रोते हुए चिल्लाते हुए आता है और बैग उधर फेंकता है, जो फोल्डिंग बैग है उसके ऊपर बैग फेंकता है. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो ये कह रही है कि मैंने उस जब बच्चे को देखा मुझे याद आया वो बच्चा, दूसरा बच्चा जो हमेशा प्रेयर करता था गॉडेस से कि मुझे एक जूता जोड़ी का दे दो. जब फाइनली उसे मिला वो क्या बोलता था, लेट मी नेवर लूज देम, ये जूते मुझे कभी नहीं खोने चाहिए. और कह रहे कि गॉडेस ने दुआ सुन ली, ग्रांट के लिए प्रेयर, क्योंकि आज भी जब मैंने देखा प्रीस्ट और उसका बच्चा है शूज पहनकर है, उसको जूता है पहना हुआ है. तो लेकिन कह रहा है कि उसके अलावा लेकिन बहुत सारे रैग पिकर्स ऐसे हमारे पड़ोस में हैं जो बिना शूज के आज भी है. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. कह रहे कि मेरी acquaintance मतलब नॉर्मल जान पहचान, कह रहे कि मेरी जान पहचान एक ऐसे इंसान, एक ऐसे पैर नंगे रैग पिकर के साथ थी जो मुझे कहाँ लेके जा रही है, मेरे ख्यालों को मुझे कहाँ लेके जा रही है, सीमापुरी. सीमापुरी एक जगह का नाम था जो पेरीफेरी मींस आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी इलाका, दिल्ली का बाहरी इलाका था वहां पे, जो माइल्स अवे फ्रॉम इट यानी कि यहाँ से मतलब काफी किलोमीटर्स दूर था. मेटाफोरिकली मींस होता है मेटाफर, यानी कि वो मेटाफर कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वो एक तो ऐसे कितने किलोमीटर दूर था, दूसरा तरक्की के हिसाब से वो काफी दिल्ली से बिछड़ा हुआ था, दूर था. ये यहाँ पर है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. कह रहे कि जो यहाँ पर लोग रहते थे वो स्क्वैटर्स थे. स्क्वैटर्स मींस वो लोग जो इलीगली आते हैं और वहां पे रहने शुरू हो जाते हैं. तो ये कब आए थे, जब 1971 में जो जंग हुई थी बांग्लादेश में, तो तब वहां से वो भाग के आए थे. Said's family is among them. Simapuri was then a wilderness. कह रहे कि साइड की फैमिली उन्हीं में से एक है जो 1971 में आए. तो सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहां पर वाइल्डरनेस है, यानी कि वहां पर पिछड़ा इलाका है, जंगली इलाका है, वो सिटी नहीं है, अर्बन नहीं है, काफी रूरल है. इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. कह रहे कि अभी भी वो वाइल्डरनेस से यहाँ पर जंगली इलाका है, लेकिन अब खाली नहीं है. पहले खाली था लेकिन अब खाली नहीं है, अब लोगों से भरा पड़ा है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टापोलिन गाइस को टापोलिन पढ़ते हैं. तो कह रहे कि अब क्या है, जो कीचड़ से मड से बने हुए स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, छोटे छोटे हट्स जैसे बनाए हैं जिनके ऊपर रूफ्स ऑफ टिन है, टिन शेड है, या फिर टापोलिन इज वाटरप्रूफ मटेरियल, तो ऐसा ऊपर से कवरिंग होती है वाटरप्रूफ, वो डाल किया है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स. लेकिन वहां पर किसी किस्म की वो सीवेज ड्रेनेज नहीं है, यानी कि वो नालियां नहीं है वॉशरूम की, या वो मकानों से जो गंदा पानी निकलता है उसके लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई नालियां, कोई सीवेज नहीं है वहां पे. तकरीबन 10,000 रैग पिकर्स वहां पे रहते हैं. 10,000 वो स्लम्स में रैग पिकर्स जो रैग उठाते हैं, कबाड़ उठाते हैं, वो कबाड़ी 10,000 वहां पे रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grain. कह रहे कि वो यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के पिछले 30 साल से रह रहे हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन एक चीज उनके पास है, उनके पास राशन कार्ड है. ठीक है, उनके ऊपर उस वजह से उनकी वोटर लिस्ट भी है, वोट भी डालते हैं वो, और राशन कार्ड भी है, जिसकी वजह से उनको ग्रेन यानी कि स्टोर पे राशन मिल जाता था, खाने पीने के गुजारा उनसे हो जाता था. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. कह रहे कि जो फूड है वो इंसान की पहचान से ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब ये कह रहे कि कुछ औरतों से मैंने पूछा, एक ग्रुप ऑफ वुमेन
टैटर्ड मींस टॉर्न, पुरानी साड़ी कटी हुई, बड़ी पुरानी साड़ियां पहन के वो औरतें चल रही हैं। कह रहे कि मैंने उनको पूछा कि तुमने वो क्यों छोड़ा, ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड्स छोड़ के, वो दरिया छोड़ के क्यों यहाँ आए? उनका जवाब क्या होता था? कह रहे कि अगर एट एंड ऑफ द डे, अगर पूरे दिन काम करेंगे, शाम को हमारे पास होगा, हमारी फैमिली को फीड करने के लिए होगा, हम सो जाएंगे, स्टमक दर्द ना करे, पेट दर्द ना करे, यानी कि वो खाली ना हो पेट, हम पेट भर के खा के सो जाए, वो जगह बेटर है या वो जगह जहां ग्रीन ग्रीन फील्ड है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है? तो दैट इज, ये जगह उससे बेटर है ग्रीन फील्ड से, जहां में कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, यहाँ पर फिर भी कुछ तो मिलता है, हम खाना खा के सोते हैं। इट इज बेटर देन दैट। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. Pitch means set करना, लगाना। जहां पर उनको फूड मिलता वो वहां पर अपना टेंट लगा देते थे, ठीक है, और उनका ट्रांजिट होम, ट्रांजिट मीन्स टेम्पररी, उनका टेम्पररी होम बन जाता था। Children grow up in them, becoming partners in survival. तो बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं और सर्वाइवल मीन्स यानी कि जिंदगी गुजारने में उनका हिस्सेदारी बन जाते थे, कमाने में, सर्वाइव करने के जो रिसोर्सेज कमाते थे वो, उनमें वो भी पार्ट लेते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? जिंदा रहना। और कमाने का मतलब क्या है? रैग पिकिंग, कबाड़ उठाना, उसमें ढूंढना चीजें और बेचना, कुछ और मिल जाए, खाने की चीजें, पैसे कभी मिल जाए खोए हुए, तो वहां रैग पिकिंग इसका मतलब है, सर्वाइवल मीन्स। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. तो काफी साल गुजरने के बाद इसने क्या एक्वायर करा? सीमापुरी एक क्या बन गया? एक फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मींस यानी कि जो खूबसूरती के लिए होता है, यानी एक ऐसी चीज जो इंसान देखे, ट्रेडिशन है, ये पुरानी एंशिएंट चीज है, ये अच्छी चीज है, वहां पर थोड़ा सा इस फाइन आर्ट का थोड़ा सा हिस्सा ये भी बन चुके थे, क्योंकि 30-40 साल से रह रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मकानों को, थोड़ा हट्स को ठीक करने लगे थे। पहले तो ऐसे रहते थे, फिर टेंट लगाए, फिर मड कीचड़ के वो बनाए, थोड़ा थोड़ा वो इम्प्रूव करने लगे। तो ये इस चीज का हिस्सा बन गए, जैसे कि यहाँ के रहने वाले फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन में एक पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा बन चुके थे। अभी गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो उनके लिए जो गार्बेज क्या है वो गोल्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि एक्चुअली गोल्ड नहीं होता, लेकिन उनके लिए वही रिसोर्स है, उसी से वो सब कुछ कमाते हैं, तो उनके लिए सोने की तरह है वो गार्बेज। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. कह रहे कि उनके लिए ये रोज का खाना है, डेली ब्रेड है, रोज की रोटी है। ये उन्हीं के लिए एक छत है, सर के ऊपर छत है। एवं यहाँ तक कि अगर ये लीक भी करता हो, फिर भी इनके लिए बेटर है, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों के लिए ये गार्बेज है, ये इससे बढ़कर है, कुछ इससे ज्यादा है। बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके लिए इससे बढ़कर है। Now, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says his eyes lighting up. तो साहिब बोल रहे हैं कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं, कभी कभी मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं। उसकी आंख में लाइटनिंग, ब्राइटनेस आ जाती है, 10 रुपए पर खुश हो जाता है, ओह 10 रुपए कभी मुझे मिल जाते हैं इसमें। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. कह रहे कि जब आपको अगर कॉइन मिल जाती है, सिल्वर नोट मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो आपकी उम्मीद बढ़ जाती है, आप दोबारा स्क्राउंजिंग करने लग जाते हैं, सर्च करने लग जाते हैं, मतलब और निकलेंगे और ढूंढेंगे शायद। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. कह रहे कि ऐसा दिखता है कि गार्बेज जो उनके पेरेंट के लिए जो गार्बेज मैटर करता है, बच्चों के लिए उससे डिफरेंट है। बच्चों के लिए कुछ और इसका मतलब है, यानी कि बच्चों को वहां से पैसे मिलते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। पेरेंट्स बड़े हैं, उनको 1 रुपए से ज्यादा लगाव नहीं है, उनको पता वो गार्बेज में ज्यादा ढूंढेंगे भी नहीं, तो रुपए के लिए उनके लिए कम मीनिंगफुल है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। For the children, it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए गार्बेज कैसा है? It is wrapped in wonder, यानी कि इसके अंदर पूरे अजूबे हैं, पूरे वंडर्स भरे हुए हैं इसके अंदर। रैप मींस ढका हुआ है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या वंडर्स हैं, उनके लिए सब कुछ वही है। लेकिन एल्डर्स के लिए इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, एल्डर्स के लिए एक जिंदगी बसर करने के सोर्स है। One winter morning, I see Saib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums. एक विंटर मॉर्निंग में मैंने क्या देखा, साहिब कहाँ पे है, फेंस्ड गेट, यानी कि वैसे जिसको फेंसिंग की होती है, मतलब ऐसे फेंसिंग की हुई गेट है, उनके पड़ोस में एक क्लब है, टेनिस क्लब है। वो देख रहा है कि 2 बंदे खेल रहे हैं वहां पे, यंग मैन वहां पे खेल रहे हैं, वो उन्हें देख रहा है। और हम करना मतलब गुनगुनाना, ऐसे ही मतलब
सुरीली आवाज में बोलना, ये थोड़ा सा ये गेम मुझे पसंद है, यानी कि आई लाइक द गेम कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कह रहे कि कंटेंट में सेटिस्फाई, वो बहुत सेटिस्फाई था उनको वहां से देखते फेंसिंग के पीछे से, बिहाइंड द फेंस, वो फेंस के पीछे देखकर उनको काफी सेटिस्फाई फील करता, काफी अच्छा लग रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, और उसने कबूल किया, बोला क्या बोला, जब यहाँ पर कोई नहीं होता है ना, अंदर भी जाता, क्योंकि ही लव्ड दिस गेम एक्चुअली। लेकिन ये लॉस्ट स्प्रिंग है, उसका बचपन खो गया है, कहीं इनके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। The gatekeeper lets me use a swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts. कह रहे कि जो गेटकीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है, वो स्विंग करने देता है। स्विंग यानी टेनिस रॉकेट कैसे मारना, ठाक मारना, स्विंग करना, वो मुझे करने देता है। अब कह रहे कि जो साहिब है इसने भी टेनिस शूज पहने हैं जो बिल्कुल अजीब लग रहे हैं उसे, क्योंकि उनकी जो शर्ट है अलग डिस्कलर्ड है, उसका कलर निकला या फिर अलग टाइप की है, उनके शॉर्ट्स कुछ डिफरेंट है क्योंकि गार्बेज से उठाए हुए हैं। Someone gave them to me, नहीं उसको किसी ने दिए हैं, कह रहे किसने मुझे दिए। He says in the matter of an explanation, he says in the manner of an explanation, कह रहे कि जब वो कोई उनसे पूछता वो जवाब देता मुझे किसी ने दिए हैं ये। अब एक्चुअली दिए हैं कि नहीं दिए हैं या उठाए हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन क्या करता है, ये मुझे किसी ने दिए। The fact that are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब कह रहे कि ये फैक्ट, ये रियलिटी कि शूज है जो किसी ने डिस्कार्ड की, किसी ने छोड़ दी, किसी अमीर बच्चे ने, शायद इसलिए कि उनके अंदर होल हो गया हो, थोड़ा कट गए हो, इसलिए उन्होंने उस बच्चे ने पहनने से इनकार करते हुए फेंक दिए होंगे, तो ये बंदे ने इसने पहन लिए, लेकिन इसको कोई बदर नहीं करता है, थोड़ा कटा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कटा है, इट्स फाइन फॉर मी, इट्स ओके। For one who was walked barefoot, even shoes in the hole is dream come true. एक ऐसा बच्चा जो पैर नंगे चले और उसको शूज मिल जाए थोड़ा कटा हुआ, उसका मतलब ये है कि उसके सपने सच हो गए, उसका मतलब ये है। अब नंगे पैर चलना या फिर जूता लगाकर थोड़ा कटा हुआ जूता पहनकर चलना, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके लिए ऐसा लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया। But the game he is watching so intent is out of his reach. लेकिन जो गेम देख रहा था, वो खेल रहे थे, ये उसके सपनों से बहुत दूर थी, उसके रीच से बाहर थी। This morning Sahib is on his way to the milk booth. कह रहे कि आज सुबह क्या देखा मैंने, एक सुबह कि साहिब कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, यानी कि दूध जहां से लेते हैं उस बूथ की तरफ जा रहा था। In his hand is a steel canister. Canister means एक गोल सा छोटा सा राउंड कंटेनर होता है जिसमें दूध लाते हैं, उसके हाथ में वो था। I now work in a tea stall down the road, he says pointing in the distance. साहिब ने क्या बोला, अब मैं वहां पर टी स्टॉल में काम करता हूँ, हाथ से दिखाया, पॉइंट करके दिखाया वहां पर नीचे। I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपए सैलरी है महीने की और पूरा खाना जो खाता हूँ वो फ्री है। Does he like the job? I asked. कहा कि मैंने पूछा क्या आपको ये जॉब पसंद है? His face I see has lost the carefree look. कह रहे कि ऐसे जो हुआ करता था वो carefree, यानी कि बिना टेंशन के हुआ करता था। जब मैंने उसको ये पूछा क्या आपको जॉब पसंद है, उसको वो टेंशन फ्री वाली स्माइल, वो लुक वो गायब हो गई, उसके चेहरे पे टेंशन आ गई, वो टेंस हो गया, सैड हो गया। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो ऐसा मुझे दिखा कि जो स्टील कैनिस्टर छोटा सा डब्बा है वो उसको भारी लगता था, लेकिन जो वो रैग बैगिंग वो पूरा सर पे कांधे पे उठाता था वो बहुत लाइटली वो आराम से चलता था। अब ऐसा क्यों? Because the bag was his, क्योंकि जो वो बैग था वो उसका अपना था, लेकिन जो कैनिस्टर है it belongs to the man who owns a tea shop, लेकिन ये कैनिस्टर इसका अपना नहीं है, ये उस दुकानदार का, उस चाय वाले का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब is no longer his own master. साहिब अपनी खुद का मास्टर नहीं है, यानी कि वो किसी के ऑर्डर पे चल रहा है, वो खुद मुख्तारी नहीं कर सकता, वो फ्री अब नहीं है। So इस पार्ट में इतना ही, विल मूव ऑन इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला। तो अगर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस।